नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर अब एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने जाहिर तौर पर विपक्ष की नींद उड़ा दी होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन हो जाता है, जिस गठबंधन की हम चर्चा करने वाले हैं, तो जो अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं बीजेपी को हराने का, जो मायावती दम भर रही हैं इस बार वापसी करने का, वो तमाम दम जो है, तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार खुले तौर पर बन जाएगी। योगी अपनी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस राजनीतिक समीकरण को अगर समझने की कोशिश करें, बिहार से उत्तर प्रदेश तक अगर आएं, क्योंकि कई सारी हलचल इस वक्त चलती हुई नजर आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि साल 2027 से पहले यूपी में ये गठबंधन हो सकता है। और अगर ये गठबंधन बना तो बीजेपी के लिहाज से ये बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। अब गठबंधन क्या है थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर पंकज सर के साथ आएंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में इस वक्त मायावती और ओवैसी एक साथ हैं। जाहिर तौर पर दोनों मुस्लिमों के वोट बैंक के ऊपर नजर है। ओवैसी की तो सीधी सी है, मायावती की भी अगर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के एक अच्छे खासे वोट बैंक पर उनका असर होता रहा है। अब कितना होगा ये सवाल है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है आजम खान का। आजम खान को अखिलेश ने स्टार कैंपेनर बनाया, लेकिन आजम खान बिहार नहीं गए। लगातार वो अपने तल्ख लहजों से अखिलेश पर सवाल कर रहे हैं, लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ उनके दिल में मलाल है। तो अगर आजम खान, क्योंकि उन्होंने कहा कि मायावती गाड़ी भेज नहीं रही है, भेजेंगी तो मैं मायावती की गाड़ी में बैठ जाऊंगा, तो आजम खान, मायावती और ओवैसी अगर ये तीनों मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये समीकरण बन सकते हैं। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। पंकज सर, आप बिहार की राजनीति को देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जमीन वहां पर तैयार हो ही रही है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे गठबंधन को? क्या आपको लगता है कि ये तीनों लोग एक साथ आएंगे? अगर आएंगे तो कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, थोड़ा समझाइए। अभिषेक, जिस वक्त हम ये खबर डिस्कस कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। और घटना ये है कि चमार जाति के दलितों को यादव लोगों ने पिटाई कर दी। और ये गोपालगंज की घटना है। और गलती इतनी थी कि वोट देके वापस आ रहे थे, तो जो 3 अभियुक्त हैं, विशाल यादव, अखिलेश यादव और 4 अन्य के खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो ये विशाल यादव, अखिलेश यादव ने उस दलित परिवार से पूछा कि आप किसको वोट देके आ रहे हो? तो इन्होंने कहा कि भैया जिसको मेरी मर्जी उसको मैं दूंगा, आप क्यों पूछ रहे हो? इसी बात पे पूरे परिवार की पिटाई की गई है। चमार जाति के दलित है और ये कहकर पिटाई की गई है, बकायदा जो एफआईआर लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि तुम चमार हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मैंने ये घटना इसलिए बताई कि अब इसको उत्तर प्रदेश से जोड़ लीजिए। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का समाज मोटा मोटी एक ही तरीके का है। बिल्कुल सीधी बात है। यादव लोगों की दबंगई के शिकार कौन सबसे ज्यादा हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुर हुए हैं? नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि नहीं हुए हैं। क्या कोई ब्राह्मण जाति? नहीं। अगर सबसे ज्यादा अगर यादव लोगों के दबंगई या उनके उत्पीड़न का कोई शिकार हुआ है तो वो दलित है। ये आपको मानना पड़ेगा कि आप कई तरह के केसेस इस तरह उठा के देख लीजिए। बिहार में भी वही है। अब ऐसे में मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो दलित है जो कि अखिलेश यादव के तमाम नारों के बावजूद, या राहुल गांधी कितना भी कह ले कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको पता है कि जमीन पे ये नहीं है, तो वो पीडीए नहीं है, तो वो दलित और यादव के बीच जो एक गैप है ना, वही मायावती और अखिलेश का गैप है। अब समझिए, जब मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो सिर्फ एक मायावती के साथ नहीं हुआ था, वो दलित अस्मिता के खिलाफ हुआ था वो कांड। पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के दलितों की इज्जत रौंदी गई थी उस गेस्ट हाउस कांड में।
इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये डिफरेंस है, वो कभी नहीं पाटने वाले। दूसरा मैं ये जो कह रहा हूं कि इसमें मुसलमान का छौका। मैं आपको बार बार एक चीज बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश यादव को इसलिए वोट देते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं, उनको बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस और अखिलेश की तरफ चले जाते हैं। इसी को ओवैसी जो है अलग भाषा में कहते हैं कि कांग्रेस मजबूरी की मां है मुसलमानों के लिए। अब जरा सोचिए कि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ। आम शिकायत आपको यह मिलेगी कि अखिलेश यादव देखने तक नहीं गए, कहीं नहीं गए देखने। तो ये बात तो मुसलमान भी समझ रहा है ना, और मुसलमान हक मांग रहा है कि ठीक है, हमने हमेशा अखिलेश यादव को सपोर्ट किया, मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट किया, पर हमें क्या मिलेगा? ठीक है, कम से कम मुलायम सिंह यादव ने एक आजम खान को तो ग्रूम किया, आगे बढ़ाया, कहीं मुख्तार अंसारी को तो आगे बढ़ाया, कहीं अतीक अहमद को तो आगे बढ़ाया। अखिलेश ने किस मुसलमान को आगे बढ़ाया? आप बताइए। कोई नहीं। बिल्कुल सही बात। तो मुसलमान ये कह रहा है कि हमारी आबादी 19% है, हम 14% यादवों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, पर बदले में यादव हमें क्या दे रहे हैं, हमें क्या बनाने के लिए तैयार है? ये सवाल मौलिक सवाल है जो कि पूछा जा रहा है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी पूछा जा रहा है। जो दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप हमें नहीं बनाएंगे। मुसलमान ये कह रहा है कि जहां पे यादव कैंडिडेट होता है वहां पे मुस्लिम टूट के वोट देता है, मतलब आपको 99% वोट आपको मिलेगा, लेकिन जहां मुस्लिम कैंडिडेट होता है क्या यादव वोट देते हैं उसी तरीके से? बिल्कुल बड़ा सवाल है। ये पूछा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी पूछा जा रहा है, ये बिहार में पूछा जा रहा है। मैंने ये तीनों घटनाएं, जैसे बिहार में दलितों की पिटाई और ये जो सवाल है मुसलमानों के, इन घटनाओं को इसलिए बताया कि ताकि एक प्लेटफॉर्म कैसा है अभी वो समझ में आ जाए। अब आइए उत्तर प्रदेश पर। अगर बसपा जो कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई कितना भी कुछ भी करता रहे, बिल्कुल सही बात, और ओवैसी जो कि खुद कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी, और मुसलमान भी कहते हैं कि वो हमारी पार्टी है, अगर मुस्लिम दलित गठजोड़ बन गया, अगर बन गया गठजोड़, तो समझिए कि क्या कमाल हो सकता है। 20% दलित कम से कम, बिल्कुल, और 19% मुसलमान, 40% के करीब ये सिर्फ ये दोनों आते हैं। मैं कोई कारण नहीं देखता कि 5-7% और इनको कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए जब चुंबक मजबूत होता है ना, तो छोटा मोटा लोहे का कण आके सटता ही है उस पे। तो पहले इन दोनों को अपना चुंबक मजबूत करना होगा। अगर मुस्लिम दलित एक हुआ और इनका चुंबक, चलिए 40% नहीं भी आएंगे, 30% भी वोट इनके पास आ गया, मान लिया कि 30 नहीं 25% भी आ गया, 25-26% जब वोट आ जाएगा ना, तो 5-7% तो खुद ही आके चिपक जाते हैं इस मजबूत चुंबक के साथ। फिर ये हो जाएंगे पावर सेंटर, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई है ना, बीजेपी है एक तरफ अखिलेश है, और फिर ये है। तो जरा सोचिए कि 3 तरफ की लड़ाई है, किसी के पास 33% वोट है, तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है, और इसी की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी भी, इसी की कोशिश कर रही है मायावती भी। मायावती का अचानक यूं एक्टिव होना और फिर ये इतना बड़ा सम्मेलन करना। अभी एक मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, कुछ दिनों पहले की बात है। मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन में मायावती को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, और उस मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन में मुसलमानों की संख्या के हिसाब से और संख्या से ज्यादा उनका जो उत्साह था बहन जी के प्रति, उसके लिहाज से देखने लायक था वो भाईचारा सम्मेलन। बिल्कुल। अखिलेश यादव को खुद बुलाना पड़ता है कि आइए आप हमसे मिलिए, मायावती को ये सब चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। फर्क देख रहे हैं? ये दोनों फर्क है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एक बार अगर मायावती ने ये ओवैसी के साथ मिलकर या आजम खान के साथ मिलकर एक बार गठबंधन बना लिया, और अगर पसमंदा मुसलमान या मुसलमान, मैं सबको कह रहा हूं, मुसलमान और दलित एक साथ आ गए, तो ये मजबूरी की मां जो है ना, वो उससे छुटकारा मिल जाएगा, मुसलमानों के पास ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोनों डरें, फिर क्या होगा कि मुसलमान वोटों के लिए दोनों तरफ से कंपटीशन लग जाएगा कि हम ज्यादा देते हैं मुसलमानों की, हम ज्यादा देते हैं। फिर ये इनको मांगना नहीं पड़ेगा,
बिल्कुल। प्रतिनिधि तो मांगना नहीं पड़ेगा, दरी नहीं बिछाना पड़ेगा, हाँ, बल्कि कालीन बिछाकर इनका स्वागत किया जाएगा। नहीं सर, मुसलमान और दलितों ने मिलकर मायावती को पहले सीएम बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन में चलते चलते आपसे आजम खान को लेकर और जानना चाहता हूँ। हालात को देखते हुए हाल के दिनों में जो गतिविधियां आप समझ पा रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि आजम खान एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मैं आपको बताऊं, आजम खान से मिलने आए इरफान सोलंकी, इनके जेल से रिहा होने के बाद। इरफान सोलंकी भी जेल से रिहा होके आए, तो एक शायरी कही आजम खान ने, और शायरी का मजमून कुछ इस तरह था कि जो हाल तोरा सो हाल मोरा। मतलब दोनों जेल में रहे, दोनों को मिलने कुछ नहीं बुलाया। ये बहुत बड़ा मैसेज था। वो पता नहीं शायरी के लफ्ज अगर मैं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूं, तो चमन में बहार था लेकिन हमारा कुछ उजाड़ था, इस तरह कुछ करके उन्होंने कहा था। तो ये भाव तो है, फीलिंग्स तो है, दर्द तो है, एक टीस तो है जो सालती है कि यार मैंने जिस पार्टी के लिए पूरी जवानी लगाई और जब मैं जेल में गया तो उस पार्टी का कोई मिलने तक नहीं आया। ये दर्द तो है और वो दिख भी रहा है, और यही दर्द इरफान सोलंकी में भी है, और यही दर्द कई मुसलमानों में भी है कि हमने क्या क्या नहीं किया, लेकिन सिर्फ जब हमारी बारी आती है तो फिर वो कन्नी काट लेते हैं हमसे। बिल्कुल। और ये जो दर्द है इसकी चर्चा और तेज होती जाएगी, अभी देखिएगा आने वाले वक्त में। दो मूल सवाल हैं जो कि हर मुसलमान पूछ रहा है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा, अरे 3-4% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 18% वाला क्या बनेगा? कुछ नहीं, दरी बिछाएगा सिर्फ। बिल्कुल। और दूसरा सवाल कि जहां जहां यादव कैंडिडेट होंगे, मुसलमान तो टूट कर वोट देता है, लेकिन क्या जहां मुसलमान कैंडिडेट होते हैं यादव भी देता है? बिल्कुल। और इस सवाल के इर्द गिर्द ही सियासत होगी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक। अभी देखते जाइए, मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये गठबंधन बनता है। अगर बनता है, क्योंकि सुगबुगाहट नजर आ रही है और हालात भी नजर आ रहे हैं, संकेत भी नजर आ रहे हैं, अगर ये गठबंधन बनता है तो जाहिर तौर पर विपक्ष की परेशानी और योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक पक्की है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये तीनों एक होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।